नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसे अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, तो पिछले 2-3 दिनों से वीडियो जारी करने में व्यवधान उत्पन्न हुआ। हो सकता है कि आज के बाद भी कुछ व्यवधान रहे कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये वीडियो विशेष करके इसलिए इन हालातों में जारी करना पड़ रहा है कि चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद जो नफरत की और हिंसा की जो वारदातें देश में चल रही हैं, वह भारतीय अवाम ताकत दल को नाकाबिले बर्दाश्त है। पश्चिम बंगाल में वो ममता के गुंडे जो है उन भारतीय भाई बहनों को प्रताड़ित कर रहे हैं, हिंसा का शिकार बना रहे हैं, उनको मार रहे हैं जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया था। और वैसे भी इस ममता बनर्जी ने जो इतनी सीटें जीती हैं वह हिंसा, गुंडागर्दी, दबंगई और धांधली के बल पर जीती है उसने। यह बात श्री मोदी जी को भी मालूम है। और वैसे ही हालात तमिलनाडु में जो डीएमके का स्टालिन है, चुनाव खत्म होते ही जो हिंदी विरोध की नफरत है उसको वो फैला रहा है। तो इस प्रकरण में हिंदी विरोध कितना बड़ा राष्ट्रद्रोह है, इसको समझाने की कोशिश की जाएगी। हिंदी हमारे देश को आज़ाद कराने की एक इनकलाबी जुबान थी। आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म कटक में हुआ था, जिनकी मातृभाषा उड़िया या बांग्ला थी, उन्होंने देश की आज़ादी की जंग जो है या लड़ाई में कभी भी उड़िया का या बांग्ला का इस्तेमाल नहीं किया। वो हिंदी की जो उपयोगिता है पूरे देश को जोड़ने वाली, उसके महत्व को समझते हुए उन्होंने इसी को जन भाषा, जन माध्यम का सहारा बनाया। हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस
और सुब्रमण्यम भारती जो दक्षिण भारत जो दक्षिण भारत राष्ट्रभाषा प्रचारणी सभा के अध्यक्ष थे, वो भी हिंदी के बहुत बड़े पोषक और समर्थक थे। जैसा कि पिछले एपिसोडों में बताया गया है कि हिंदी को समृद्ध करने वाले उन महान आत्माओं का योगदान बहुत ज़्यादा है जिनकी मातृभाषा खुद की हिंदी नहीं है। उनमें सबसे आगे नाम आता है आचार्य संत विनोबा भावे का, जो ये कहते हैं कि मैं विश्व की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, हिंदी की इज्जत न हो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारतीय जनता दल ये अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये कहना चाहता है कि आज हमारे आचार्य संत विनोबा भावे होते और ये जो नफरत की राजनीति स्टालिन डीएमके का स्टालिन फैला रहा है, तो आज उनको कितना दुख पहुंचता, और हमारे सुब्रमण्यम भारती को भी कितना दुख पहुंचता। ये नफरत की राजनीति 70 सालों से इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, ये कांग्रेस नहीं है, ये पारिवारिक कुनबा या फैमिली कोटेरी है, जो इस तंजीम पर, इस संगठन पर गंडूली मारकर इसको जकड़ी हुई है, पकड़ी हुई है, और अपने निहित स्वार्थ के अनुसार इसको चलाती है, घुमाती है और इस्तेमाल करती है। और इसके अध्यक्ष जो है उसी के अंडे बच्चे ही होते हैं। सत्ता जब इसको मिलती है तो इसी के अंडे बच्चे ही प्रधानमंत्री बनते हैं। ये इसकी फितरत है और ये इसका डीएनए है। तो उसी के वक्त में जितनी भी नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम हो और हिंदी के विरोध का भी जो ये नफरत की राजनीति, और इसी चांडाल चौकड़ी ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस ने, वो शिवसेना का भी स्थापना करवाया सन 70 के दशक में, जो कि नफरत के ऊपर ही उसकी पूरी राजनीति है। लगातार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ आग उगलता है, वो हमारे दक्षिण भारतीय भाई बहनों के खिलाफ वो आग उगलता है। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के भारतीय भाई बहनों के खिलाफ भी आग उगलता है, उत्तर भारतीयों के खिलाफ आग उगलता है। और सिफत इस बात की है कि ये नफरत की राजनीति करने वाली शिवसेना उसी जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के द्वारा स्थापित की जाती है। और उसी के साथ ये भारतीय जनता पार्टी, जो अपने को राष्ट्रवादी और भारतीय संस्कृति के राष्ट्रवादी होने का दम भरती है, और जिसके नाम पर जिसका ये चुनावी मुख्य प्लैंक होता है, मुद्दा होता है, और वोट बटोरती है, सत्ता हाथी आती है, सत्ता का भोग कर रही है, वो इस नफरत की राजनीति करने वाली शिवसेना के साथ इसका 30 साल इसका राजनीतिक गठजोड़ रहा। तो यह भी हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को देखना होगा, बहुत गौर से देखें इसको। और अंत में ये शिवसेना फिर वही पहुंच गई जो इसका असली स्थान है। उसी नफरत की राजनीति का जो मुख्य केंद्र जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, और इसी से निकला हुआ एनसीपी के पास, एनसीपी नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका मुखिया वो शरद पवार है, इन्हीं की झोली में जा गिरा हुआ, और अपने असली
चेहरे पे आ गया ये शिवसेना और उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे का इसे जीएनपीसी की झोली में गिरना, उसके चरणों में गिरना, ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये वहीं पहुंचा जो उसकी फितरत है, जो उसका डीएनए है, घृणा। तो अब इसको इस रूप में देखे जाने की आवश्यकता है कि हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश को एक करने के लिए, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए, आज़ादी की जंग के लिए हिंदी को सशक्त माध्यम बनाया और उसका बराबर प्रयोग करते रहे। वो कभी भी अपनी मातृभाषा उड़िया या बांग्ला को इस्तेमाल करना जरूरी नहीं समझा। और यही लगाव हमारे संत आचार्य संत विनोबा भावे की थी, सुब्रमण्यम भारती जो तमिलनाडु से उनकी थी, और तमाम लोगों की। भारतीय आवाम ताकत दल इन्हीं महान आत्माओं से प्रेरित होकर के ये अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कहना चाहता है कि भारतीय आवाम ताकत दल पूरे 135 करोड़ अपने भारतीय भाई बहनों को एक करेगा, भारतीयता के आधार पर, और भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित सद्भाव और आपसी सम्मान, आपसी सहयोग सभी स्थापित करने की, ये सभी स्थापित करेगा। और सबको एकजुट करके ये जो नफरत की राजनीति है विभिन्न रूपों में, हिंदू मुस्लिम था पहले, नहीं हिंदू मुस्लिम अभी भी है, जातिवाद का भी नफरत की राजनीति है, और ये भाषाई और भी हमारी जो इस देश की, भारत की जो आत्मा है हिंदी, उसके खिलाफ भी नफरत की राजनीति चलाने वाली। लेकिन दुख इस बात का है, ये नफरत की राजनीति चलाने वालों को अभी भी हमारे कुछ भारतीय भाई बहन इनके मोह जाल में फंसे हुए हैं। उनको उस मोह जाल से निकालने का भी काम भारतीय आवाम ताकत दल करेगा। उनको समझाएगा, उनसे निवेदन करेगा, उनसे विनती करेगा कि आपका वजूद, आपकी पहचान, आप भारतीय हैं, हिंदी इस देश की आत्मा है, और जितनी भाषाएं हैं हमारी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी इत्यादि, ये हमारी अपनी भारतीय भाषाएं हैं। इनको भारतीयता का सम्मान है, लेकिन कभी भी इनकी टकराहट हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी से, जो कि वो हिंदी जो इस देश की, भारत की आत्मा है, उससे टकराहट बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल गंवारा नहीं है। ये बात सभी को भारतीय आवाम ताकत दल समझाएगा, और अब अभी भी यूट्यूब के माध्यम से विनती कर रहा है। जब भाषा की बात चल पड़ी है तो त्रिभाषा सूत्र जो है, या ट्राई लैंग्वेज फार्मूला, जो पता नहीं उसका नाम तो लिया गया था लेकिन इसको लागू नहीं किया गया, उसको सच्चे अर्थों में भारतीय आवाम ताकत दल यदि
अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के आशीर्वाद से सत्ता मिलती है, सत्ता का उपकरण हासिल होता है, तो त्रिभाषा सूत्र या ट्राई लैंग्वेज फार्मूला को सही मायनों में लागू करें। अर्थात हमारे देश के वो क्षेत्र जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, उनको तो 3 भाषाएं पढ़नी पड़ती हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। और लेकिन जिनकी मातृभाषा हिंदी है, उनको सिर्फ 2 ही भाषाएं, मातृभाषा के भी रूप में भी और राष्ट्रभाषा के रूप में एक ही भाषा पढ़नी पड़ेगी और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी के रूप में पढ़ना पड़ता है। तो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए यानी त्रिभाषा सूत्र में सिर्फ 2 भाषाएं पढ़नी पड़ती हैं, और उसी त्रिभाषा सूत्र में हमारे उन भारतीय भाई बहनों को जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, उनको 3 भाषाएं पढ़नी पड़ती हैं। ये साफ एक फ़र्क, एक भेदभाव, ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को भारतीय औपचारिक दल खत्म करेगा। व्यवस्था ये करेगा कि हमारे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के भारतीय भाई बहन हैं, उनको एक भारतीय भाषा और विशेषकर दक्षिण भारत की जो हमारी जो भारतीय भाषा है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है, इनमें से कोई एक भाषा वो भी पढ़े। वो पढ़ने से पूरे देश में संदेश जाएगा कि पूरा देश इन भारतीय भाषाओं का अध्ययन करता है, सम्मान करता है, इज्जत करता है और उनको भारतीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता है। और दूसरा उसका लाभ होगा कि जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों के भारतीय भाई बहन हैं, यदि दक्षिण भारत के भारतीय भाषाओं का अध्ययन करेंगे तो दक्षिण के राज्यों में उनको रोजगार, नौकरियों के तमाम अवसर भी खुलेंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ होगा, एक इमोशनल इंटीग्रेशन, भावनात्मक एकता। पूरे देश में जब संदेश जाएगा कि हमारे माने वो हमारे भारतीय भाई बहन जो खास करके जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है और विशेष करके हमारे दक्षिण भारत के भारतीय भाई बहन, उनमें संदेश जाएगा कि उनकी जो मातृभाषा है, उनके लिए मातृभाषा है, लेकिन पूरे भारत के लिए वो भारतीय भाषा है। तो उनकी मातृभाषा का पूरे देश के लोग इज्जत देना चाहते हैं, इज्जत कर रहे हैं, उसको प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। तो देश में एक एकता का, इमोशनल इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा माहौल बनेगा। और हिंदी के संबंध में कुछ और भी बातें बता करके और इसके मुख्य मुद्दे पर आया जाएगा। हिंदी का सबसे अधिक नुकसान करने वाले उन कट्टरवादी तत्वों के द्वारा है जो कि हिंदी में से देखिए, हिंदी और उर्दू मिली हुई ही हिंदी का असली स्वरूप है, असली प्रकृति है, असली पहचान है और असली ताकत है। कोई फर्क भी नहीं करता था हिंदी के इस्तेमाल में कि कौन शब्द इस हिंदी का है, कौन शब्द हिंदी का नहीं है, उर्दू का है। लेकिन कट्टरवादियों ने, वो कट्टरवादी जीएनपीसी, बीजेपी और आरएसएस के हैं, ये इसी से आते हैं। सबसे पहले जीएनपीसी
बीजेपी और आरएसएस की। तो ये कट्टरवादियों ने उस हिंदी में से सारे उर्दू के अल्फाजों को निकाल निकाल करके उसमें संस्कृत के शब्दों को ठूस दिया, और वो जो ताकत असली थी उर्दू जुबान से हिंदी को, वो ताकत निकल गई और हिंदी जो है बेदम हो गई। और बेदम ही नहीं हुई, वो अटपटी भी हो गई। और अटपटी होते ही हिंदी विरोधियों को हिंदी विरोध का एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया। अब वो ये कह करके हिंदी का मजाक उड़ाने लगे कि सर हम रेलवे स्टेशन याद करें कि लौ पथगामिनी विश्रामा स्थल याद करें, इस तरह की बातें। अरे आप जो है सामान्य रूप से चुनाव लड़ने जाइए, चुनाव में अपने उम्मीदवारी का दाखिला करने जाइए, उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का ये चुनाव आयोग जो है वही गूगल हिंदी लाकर उसमें डाला हुआ है, इतना अटपटा कि आपकी समझ में आएगा ही नहीं। वो उम्मीदवारी के दाखिला के लिए शब्द उसमें डाला हुआ है, नाम निर्देशन, समझ में नहीं आएगा। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि उसके जो पेशेवर वकील होते हैं उनका धंधा और बाजार खुल जाता है, और उसी के शिकार बनते हैं वो उम्मीदवार जिनको पैसे रुपए की दिक्कत होती है। ये नुकसान इन कट्टरवादियों ने किया। फिर मैं बताऊँ, ये कट्टरवादी जीएनपीसी से, बीजेपी से और आरएसएस से, और फिर इस हिंदी को जब वो बेदम हो गई और अटपटी हो गई, तो इस अटपटी हिंदी को कौन संभालेगा, कौन बोलेगा। यहाँ तक कि जिनकी मातृभाषा हिंदी है वो बच्चे जब तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो जब हिंदी में प्रश्न पत्र आते हैं, बल्कि उनकी समझ में नहीं आता कि ये प्रश्न में लिखा गया है, वो मजबूर होकर फिर वो अंग्रेजी वाले वर्जन में चले जाते हैं। तो इन कट्टरवादियों ने हिंदी का बहुत बड़ा नुकसान किया है। और दूसरा नुकसान ये है, आप देख लीजिए दिल्ली वाले किस तरह के हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। उनको बड़ा ऊ छोटा ऊ, बड़ा ई छोटा ई, कभी भी फर्क ही नहीं मालूम होता। जैसे गृह युद्ध कहना हुआ तो बोलेंगे गृह युद्ध, वृक्ष कहना होता तो वृक्ष बोलेंगे। तो देख लीजिए, दिल्ली अपने को कहता है कि मैं हिंदी भाषी हूँ, लेकिन सबसे अधिक हिंदी का नुकसान करने का माहौल दिल्ली में है। तो जिसको कि आज तक आभास नहीं हुआ कि मोटा मोटी कि बड़ा ई क्या होता है, छोटा ई क्या होता है, वो कहाँ पर लगता है, क्यों लगता है, बड़ा ऊ क्या होता है, छोटा ऊ क्या होता है। और देखिए, और ये हिंदी जो है विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा, जिसमें 36 व्यंजन हो, 18 जिसमें स्वर हो, 54 भाषाओं की धनी ये हिंदी, और उसको पुश करने वाली उर्दू भाषा, दोनों साथ मिली हुई। उसको आज मात दे रही है महज 26 अक्षरों वाली अंग्रेजी। तो जो भी मात दे रही है इन्हीं देश विरोधी तत्वों के द्वारा। एक देश विरोधी, ये कट्टरवादियों ने जो हिंदी को बेदम किया, उसमें से उर्दू शब्दों को निकाल करके संस्कृत के शब्दों को ठूसा उसमें। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, ये हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग एक भी ऐसी सामग्री नहीं दिए हैं, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे राजनीति शास्त्र हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, चाहे मनोविज्ञान हो,
नहीं दे पाए। और यही कारण है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे होते हैं, फिर मजबूर होकर के वो अंग्रेजी में लिखी हुई इन विषयों के लिए जाते हैं, फिलॉसफी के लिए, साइकोलॉजी के लिए, हिस्ट्री के लिए, जियोग्राफी के लिए, पॉलिटिकल साइंसेस के लिए, एट्सेट्रा। ये एक नुकसान सबसे बड़ा ये भी है। और दूसरा ये जो सबसे बड़ा कारण ये है, कमाल अतातुर्क जो है वो टर्की का शासक हुआ। इसके पहले वो क्रिश्चियन समुदाय के लोग शासक बनते थे, क्योंकि क्रिश्चियनों का पूरे दुनिया में वर्चस्व था, बोलबाला था। तो क्रिश्चियन समुदाय की, जबकि उनकी आबादी वो मुस्लिम आबादी से कम थी, लेकिन चूँकि उनका वर्चस्व था इसलिए वो शासक वही क्रिश्चियन हुआ करते थे। लेकिन 1920 के आसपास तो कमाल अतातुर्क वहाँ के शासक हुए, तो उनका पहला ध्यान था कि यहाँ का सरकारी कामकाज यहाँ की जनभाषा में होना चाहिए। उन्होंने एक बैठक बुलाई। बैठक में सबसे राय मशविरा किया, वही जनभाषा में कामकाज शुरू करना है, कितना वक्त लगेगा। कुछ लोग बोले साहब 10 साल, 20 साल, 100 साल। कहते कहते एक वृद्ध था, उसने कहा कि साहब आप कितना भी जोर लगा लें, कितनी भी ताकत का इस्तेमाल कर लें या कुछ भी कर लें, यहाँ की भाषा में काम करने में कम से कम 10 साल तो लग ही जाएंगे। कमाल अतातुर्क ने कहा कि ठीक, आप सभी लोग जान लीजिए कि कल सुबह तक आपके 10 वर्ष बीत गए, कल से ही काम करना शुरू कर। ये लगाव था कमाल अतातुर्क का वहाँ की जनभाषा के प्रति। अभी संत आचार्य संत विनोबा भावे का लगाव हिंदी के प्रति बताया गया। वो कहते थे कि मैं विश्व की, उन्होंने कहा है हिंदी के प्रति लगाव के विषय में, उन्होंने कहा है आचार्य संत विनोबा भावे ने, मैं विश्व की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, हिंदी की इज्जत न हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह के लगाव की आवश्यकता है पूरे देश में। तो आज आचार्य संत विनोबा भावे के देश में, सुब्रमण्यम भारती के देश में, आदरणीय राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश में आज हिंदी के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है डीएमके की स्टालिन द्वारा। भारतीय आवाम ताकत दल स्पष्ट करना चाहता है, यदि इसकी सरकार होती तो उसके जीतने के बाद भी वो उसको लगातार राष्ट्रपति शासन में रखता हो। ममता बनर्जी के भी शासन को लगातार राष्ट्रपति शासन में रखता है, और विजयन के को भी जो उसने भी इसी प्रकार की नफरत हिंदी के खिलाफ और हिंसा, गुंडागर्दी, दबंगई और धांधली के आधार पर जो चुनाव जीता उसको भी लगातार राष्ट्रपति शासन में रखता है, ताकि विजयन जैसे, स्टालिन जैसे, ममता बनर्जी जैसे लोगों का दिमाग ठिकाने पाया जाए, और उनको जो भ्रम से या भूल से जो 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 उनके साथ चिपके हुए हैं, उनके मोह जाल फंसे हुए हैं, वो भी उनको ठीक से समझ करके उनसे अलग हो जाए। लेकिन अफसोस बात आकर वही टिकती है कि करेगा कौन? ये कायर मोदी करेगा? बिल्कुल नहीं। ये तो अब तक के भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे निकम्मा, सबसे कायर
सबसे अराजक प्रधानमंत्री है। कांग्रेस ने या जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए सैकड़ों बार धारा 356 या राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग किया है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। आज इन देश विरोधी ताकतों को, जो कि मुख्यमंत्री के रूप में आसीन होने जा रही हैं, उनसे निपटने के लिए धारा 356 की नितांत आवश्यकता है। तब ये कायर मोदी निकम्मा होकर बैठा हुआ है। भारतीय जनता दल फिर दरख्वास्त करता है कि मोदी महोदय, कायरता छोड़िए। इन देश विरोधी ताकतों को, जो जहाँ की हिंदी का अपमान सरेआम, जैसे कि तमिलनाडु से ये खबर आ रही है कि जहाँ हिंदी में लिखे हुए बोर्ड हैं, हमारे गुजरात के, हमारे राजस्थान के हमारे व्यापारी वहाँ जो है उनकी दुकानों पर आक्रमण करवाया जा रहा है इस डीएमके के गुंडों के द्वारा। और एक बात और बताना जरूरी है, ये जो नफरत करने वाले हैं, सिर्फ नफरत ही नहीं, हिंसा भी फैलाते हैं, आतंकित भी करते हैं। जैसे हमारे देश के लोग सिर्फ जो कश्मीर से, हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के पलायन या मजबूरी में वहाँ से पलायन जो हुआ, उसकी बात तो करते हैं, लेकिन इन कम्युनिस्टों के द्वारा हमारे पश्चिम बंगाल से ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को जो इन कम्युनिस्टों के द्वारा मजबूर किया गया, और अगर दिल्ली, और विशेषकर लोग वर्णन करते हैं कि सीआर पार्क के आसपास जितने बसे हुए हैं, दिल्ली के सीआर पार्क में, वो हमारे वही ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, जिनको इन कम्युनिस्टों ने मजबूर किया पश्चिम बंगाल से निकलने के लिए। वही हाल इस देश का गद्दार ये लालू प्रसाद, हमारे बिहार के ब्राह्मण कहे जाने वाले, और उसमें भी विशेषकर उत्तरी बिहार के कहे जाने वाले, उनको मजबूर किया बिहार से भागने के लिए। आज दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ा आदमी आकर बसने को मजबूर हैं, और वैसा ही नफरत की राजनीति करने वाली ये डीएमके तमिलनाडु में ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन मजबूर हैं तमिलनाडु से बाहर, खास करके कर्नाटक के बंगलौर में रहने को मजबूर हैं ये अपने देश में। और ये नफरत की राजनीति करने वालों को वोट मिल रहा है, ये सबसे बड़ा अभिशाप है। उस अभिशाप को मिटाने के लिए भारतीय जनता दल आप सभी से विनती कर रहा है, आप सभी लोग सबसे पहले अपने वजूद को दुरुस्त करना होगा कि हम ना तो हिंदू हैं, ना तो मुस्लिम हैं, ना तो सिख हैं, ना तो ईसाई हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं। हम ना तो क्षत्रिय या ठाकुर हैं, ना तो ब्राह्मण हैं, ना तो यादव हैं, ना तो सिंह, हम सिर्फ भारतीय हैं। हम ना तो पंजाबी हैं, न तो कश्मीरी हैं, न तो हरियाणवी हैं, न तो हम बिहारी हैं, न तो हम बंगाली हैं, न तो असमिया हैं, न तो हम उड़िया हैं, न तो गुजराती हैं, न तो हम मराठी हैं, न तो हम तेलुगु हैं, न तो हम तमिल हैं, न तो हम मलयाली हैं, न तो हम कन्नड़ हैं। हम सिर्फ भारतीय हैं। इस वजूद को पहले करें। और जो कृत्रिम प्राइड है कि तेलुगु प्राइड, तमिल प्राइड, मलयालम प्राइड, कन्नड़ प्राइड, ये सारे जो स्लफ्स को, केचुर को दूर देना। सिर्फ एक ही प्राइड सबके जन्म होना चाहिए, भारतीय प्राइड या भारतीय गौरव, और भारतीय होने पर गर्व। और भारतीयता का कोई विज्ञापन नहीं करना है, कोई पोस्टर नहीं बनवाना है,
कोई उसका भाषण नहीं करना है, सिर्फ एहसास, आचरण एवं व्यवहार। तो इसी जज्बे के द्वारा ममता बनर्जी जैसे देश के दुश्मनों को, स्टालिन जैसे देश के दुश्मनों को, विजयन जैसे देश के दुश्मनों को नाश किया जा सकता है। तो हमारी तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मेरे मन में काफ़ी क्षोभ था, कभी और मेरा मन बहुत उद्विग्न था और काफ़ी मैं दुखी था। इसलिए मैं इन हालातों में भी अपने भारतीय भाई बहनों को ये संदेश देना जरूरी मैं समझा कि सभी अपने भारतीय भाई बहन एक होकर के ये जो देश के दुश्मन हैं, लालू प्रसाद, ममता बनर्जी, स्टालिन, लालू प्रसाद और उसका आरजेडी, ममता बनर्जी उसके टीएमसी, स्टालिन और उसका डीएमके, विजयन उसका ये कम्युनिस्ट वाम दल, और इन सब को 70 सालों से इस नफरत की राजनीति को पालने वाली, हवा देने वाली, पुष्ट करने वाली, इसको आगे बढ़ाने वाली जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी को इस भारत की पावन धरती से समूल समाप्ति के लिए कटिबद्ध हो जाइए। इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है कि वेलवेट रेवोल्यूशन के जरिए, मतलब कि आपको कोई आंदोलन नहीं करना है, आपको कोई झंडा लेकर नहीं दौड़ना है, आपको कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना, कुछ नहीं करना है, मन में ठानना है कि इनको नष्ट में नाबूद करना है, इनको अपरूट करना है, उखाड़ देना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ और ये भारतीय वाम ताकत, ये सारे देश विरोधी ताकतों को भारतीय वाम ताकत दल स्पष्ट चेतावनी देना चाहता है कि जो आदर्श हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे आचार्य संत विनोबा भावे, हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जो कि तमिलनाडु से थे, इनका जो आदेश है, इनके जो आदर्श है कि जो इस देश की आत्मा हिंदी है, आज उससे नफरत की जो राजनीति खास करके जो स्टालिन और उसके डीएमके के द्वारा, विजयन और उसके कम्युनिस्टों के द्वारा फैलाई जा रही है, इन सबों के समूल विनाश के लिए भारतीय वाम ताकत दल अपने सभी भारतीय भाई बहनों को भारतीयता के आधार पर एक करके इसको पूरा करें। इन्हें आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को इन पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।